चलिए बच्चों, फिर से आप लोगों का केमिस्ट्री वर्ड में स्वागत है। और सीधी सी बात है, एक ही चीज पे फोकस है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, कुछ तैयारी किए हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ट्रिक लगा करके बस ABCD लर्न कर लेते हैं और आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती नहीं बल्कि बहुत सी बढ़ जाती है। इसलिए हर एक क्वेश्चन का आपको ट्रिक समझना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्या है वो वास्तव में जानना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन है जहां हम लोगों ने कल क्लास को स्टॉप किया था, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन में कुछ चीजें समझने होंगे। और क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांक का अवनमन सीधा समप्रमाण दर्शाता है। समप्रमाण का मतलब है समानुपात, समानुपात दर्शाता है। क्लियर? हिमांक का अवनमन सीधा दिखाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम ऐसी कौन सी ऐसी चीज लें जिसमें हम विलायक की मोललता को बढ़ाएं, विलयन की मोललता को बढ़ाएं, या मोलरता को बढ़ाएं, या मोल अंश को बढ़ाएं, तो सीधे सीधे हिमांक के अवनमन पर प्रभाव पड़े। सीधी सी बात समझ लीजिए, कह रहा है कि हम ऐसी क्या चीज करें जो हिमांक के अवनमन को क्या करे, प्रभावित कर दे। तो सीधे सीधे शब्दों में समझेंगे कि जैसे डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, इक्वल टू होता है KFM। और M का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, M का मतलब होता है मोललता, और मोललता का मतलब होता है क्या, विलेय का, विलेय का मोल बटा में विलायक का भार, वो भी किस में, केजी में। बात है विलेय के मोल की। यहाँ जो है जल्दी देखिए, जैसे देखेंगे कि डेल्टा TF और M में विलेय के मोल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस ऑप्शन में हमें ये देखना है कि किसके अकॉर्डिंग है। यदि हम यहां से इसको हटा देते हैं तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से तीन चार बातें निकल करके आ रही हैं। सबसे पहला, एक नंबर पे डेल्टा TF ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, यानी कि मोल के समानुपाती होता है। दूसरा यहां से निकल के आ गया, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के होता है। तीसरी बात यहां आ गई, डेल्टा TF जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलायक के भार के, किसके, विलायक के भार के। क्लियर? हम तीन चार संबंधों को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये आना चाहिए। अब हमारी समस्या है मोल अंश, इसमें कहीं मोल अंश का जिक्र नहीं है, मोलरता कहीं जिक्र नहीं है, इसके बारे में हम कहीं डिस्कशन नहीं देख पा रहे। यहाँ विलयन की मोललता क्या है, मोललता, ये वाला पोर्शन दिख रहा है क्योंकि M क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने लिखा भी है, और ये ऑप्शन यहाँ सही होने के चांसेस 99% है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा तीसरे वाले, ये मोललता नहीं है, इसको देख लेते हैं, विलायक की मोललता, ऐसा कुछ है नहीं। यानी हमारा ऑप्शन कहाँ जाता है, तीसरे, दूसरे वाले पॉइंट से। ठीक है, किस वाले पॉइंट से, दूसरे वाले पॉइंट से मोललता के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, और ये हम यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा यहीं रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 एक क्वेश्चन लेते हैं। न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है,
एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा। न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ऑप्शन दिया है विलयन का मोल अंश। एक सेकेंड, पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ K2SO4। दूसरे नंबर पर सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है NaCl। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 है। और चौथे नंबर पे दिया हुआ है यूरिया NH2CONH2। जबकि इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, मैंने फार्मूला लिख दिया। याद रहे, नेम है पता तो फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले से हम कुछ बातों को निकाल सकते हैं, लेकिन नेम से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसे परिस्थितियों में इन सब चीज़ों को आपको केयर करना पड़ेगा। मैं चाहता तो यूं ट्रिक लगा के निकल जाता। कॉन्सेप्ट जरूरी है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर मैं बार बार कहता हूँ केमिस्ट्री नहीं है। तो अब यहाँ समस्या है न्यूनतम हिमांक वाला। हिमांक की बात हो रही है। सबसे पहले ये जाना जाए हिमांक है क्या। हिमांक का मतलब है वह ताप जिस पर कोई द्रव बर्फ में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे द्रव की। अब द्रव का मतलब वो बदले तो बर्फ नहीं होता, मैंने वर्ड यूज किया था। एक एक बातों पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो जल है, मान लिया जाए कि द्रव हमारा क्या है, जल है, और हमें वो टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो, H2O तो रहे लेकिन वो ठोस अवस्था में हो जाए, जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं। और आपका आंसर आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा सोचिए कि जितना जल है उतने ही जल में हम कुछ अवाष्पशील पदार्थों को मिला दें, जैसे नमक मिला दें, चीनी मिला दें। मान लिया जाए कि ये 1 लीटर जो है हमारा जल है और इसमें हमने 100 ग्राम NaCl चीनी मिला दी है। क्या मिला दिए? चीनी मिला दी। अब मिला दिए तो अब बर्फ जो है या ठोस बनने की जो प्रक्रिया थी, जो हिम बनने की जो प्रक्रिया थी, अब क्या वो 0 पे होगा कि और उसे माइनस में जाना पड़ेगा? तो मुझे और माइनस में जाना पड़ेगा, हिमांक बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब समस्या यहाँ पर है कि न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होगा। यहाँ पर दिया है 2, K की संख्या 2 है, यहाँ पर एक आयन जब देखेंगे तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 + 1 यानी 2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यानी कि हमारा 3। जैसे ही हम इसको डालेंगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा? न्यूनतम होने लगेगा। और इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे? तीसरे नहीं, पहले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, K2SO4 को। यानी सीधी सीधी बात करेंगे हम लोग, हिमांक है और हिमांक का जो संबंध है वह कणों की संख्या पर निर्भर करता है, या मोलों की संख्या पर, या आयनों की संख्या पर। अब इनमें से मान लिया जाए कण दिए हों, मोल दिए हों, या अणु दिए हों, ठीक है। तो अब ये सारी बातें थोड़ा सा यहाँ पे समझने लायक है। अब ये बातें जो है मैंने एक लिमिटेशन बताया था पढ़ाते समय कि विलयन तन होना चाहिए, उसमें अवाष्पशील नहीं होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, वह वियोजन नहीं होना चाहिए और संगठित नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सारे टर्म्स कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, हमारा ऑप्शन रहा कौन सा? पहला ऑप्शन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। एक बात याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल आ जाए तो आपका बल्ले बल्ले है, वहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं रहते। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही है। अब ये कह रहा है कि जल के लिए मोलल हिमांक नियत स्थिरांक इतना दिया हुआ और इतना MnCl का हिमांक की गणना करनी है। चलिए गणना करते हैं।
बात किसकी है? मोलल डेल्टा डेल्टा टीएफ की बात हो रही है। देखेंगे ध्यान से, डेल्टा टीएफ इजकल टू के एफ एम होता है। आप चाहें आई यूज कर सकते हैं। वान हाफ गुणांक के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ था। अब समस्या ये है कि डेल्टा टीएफ की गणना करनी है, तो डेल्टा टीएफ आई की बात है, NaCl है, इसको जब हम वियोजित करेंगे तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, आयनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो आई की जगह पे हमने 2 रख लिया, यहां लिख ले रहे हैं आई इजकल टू 2। KF का मान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम लोग इसको जहां है वही छोड़ेंगे, लेकिन दिया है यहाँ पर, कितना है? 1.86। ठीक है, और यहाँ जो है m, ये स्मॉल m होना चाहिए, कैपिटल M दिया हुआ है, और ये हो गया 10.1। अब इसको गुणा किया जाए, गुणा करेंगे तो कितना? 1 से गुणा करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 12, 2 8 16, 1 17 हो गया, और 2 और 1 हो गया 3 हो गया। डेसिमल कितना हुआ? 1 2 3, 10.372। इस टाइप से कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखा जाए, फिर से देखते हैं। ये हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ, यहाँ हो गया आई, यहाँ हो गया के एफ एम। आई की जो वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था कितना था? 2। के एफ की वैल्यू जो है कितना है? दिया है 1.86, और एम जो है 10.1 दिया हुआ है। गुणा कर लिया जाए, थोड़ा सा मुझे कभी कभी ऑप्शन भी जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते हैं। 2 गुणे कितना हो गया? 1.86 गुणे 10.1, 10.372। ये हमारा आंसर हुआ। मतलब इसमें दिए हुए आंसर में कोई आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? जो आया है वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, एक हम 5वां ऑप्शन बना दे रहे हैं 10.372 का, ध्यान दीजिएगा, जबकि 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंटिंग में कुछ मिसिंग हुआ होगा। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे कितना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, और ये तो फिर 13 आ गया, 13, 16 पे थे हम लोग, 14 भी देखिए यहाँ मिल ही गया, जो ऑप्शन ये सही था। चलिए, अब सीक्वेंस में हो गया होगा, हो सकता है कि बनते समय जो है थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। एनीवे, ठीक है, अब क्लियर हो गया बच्चों, सीक्वेंस में है। चलिए, कोई टेंशन नहीं। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। परासरण दाब की बात कर रहा है। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मोलों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? यानी इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आ गया आपका परासरण दाब, क्लियर हो गया। दूसरा आ गया हमारा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। तीसरा हो गया वाष्प दाब, हो गया वाष्प दाब हो गया। चौथा हो गया क्वथनांक का उन्नयन हो गया। और ये सभी जो है कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके कणों के? विलेय के कणों के। किस पे? और ये बात मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चनों में मैंने बता रखा है कि ये ऐसा ही होता है। तो हमें कुछ ऐसे टिप्स समझने होंगे, ट्रिक समझना होगा, लगे कि हाँ, इन सब चीजों को हम देख करके, और इस टाइप के मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं,
तो इन बातों को समझना ही होगा। अब कणों की संख्या हो सकती है, आयनों की संख्या हो सकती है, मोलों की संख्या हो सकती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर जो कणों की संख्या होगी वो समझना है कि किसमें कणों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि बात सर्वाधिक की कर रहा है, ज्यादा की बात कर रहा है। ये BaCl2 है, Ba एक हो गया, Cl दो हो गया, ये हो गया आपका 3, ये 2 हो गया, और ये जो है ना गलती होती है कभी कभी, ये 4 समझ जाते हैं, ऐसा नहीं SO4 एक साथ है, तो 2 धाम 1, ये हो गया 3। NaCl में एक Na और Cl जब तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो आयन कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पे दे रखा है 3 और यहाँ रखा है 1, ये 3 धन 1 कितना हो गया? 4। अब आप खुद से डिसाइड करो कि कणों की संख्या किसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है वही हमारा आंसर है, तो ये हमारा तीसरा दिख रहा है, हमारा आंसर क्या है? तीसरा है। कणों की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो ये सब ज्यादा होंगे, ये कम है तो ये सब कम होंगे। बात समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको एक छोटा सा ट्रिक समझना, आप लोगों ने बड़े मेहनत से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट को तैयार किया होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे नंबर देते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। किसी विलयन का पराशर धर्म किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ये ऑलरेडी आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा वायल वान हाफ नियम, चार्ल्स वान हाफ नियम, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया था अपने 11th में गैसियस नियम, जो कि चैप्टर जो सिलेबस से निकल गया है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और एक आपको आइडियल गैस समझाया जाता है कि PV इजकल टू nRT होता है, जिसको हम यदि गैस की बात करते हैं तो हम P लिखते हैं, और इसी P को हम पाई से दिखाते हैं। किसके लिए? वाष्प दाब के लिए। किसके लिए? वाष्प दाब के लिए। एनीवे, पाई भी हो गया, यहाँ N हो गया, ये R हो गया, T हो। एक काम करते हैं, पाई इजकल टू N अपान V कर लेते हैं। N जो है मोलों की संख्या है, क्या है? मोलों की संख्या। ठीक है, जितने भी मोल हुए हो मुझे क्या मालूम, लेकिन V क्या है? आयतन में है, और याद रखिए आयतन हम यहाँ लीटर में लिख रहे हैं। कुछ याद आ रहा होगा, मोल प्रति लीटर, मतलब हम बात किसकी करेंगे? सांद्रता की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे। मैंने बहुत भी नाम लिखे, और इसको M को, मोलरता को M से दिखाते हैं, सांद्रता को C से दिखाते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग है। अब जरूरत के हिसाब से हम क्या यूज डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से बात करें। अब इसमें हम M खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन C मिल रहा है तो हम C की बात करेंगे। तो यहाँ हो गया पाई इजकल टू CRT। ये एक संबंध मिल रहा है, क्या ऐसा कोई फार्मूला है या नहीं है? ठीक है, कोई दिख रहा है? यहाँ देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पर पाई, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा CRT। ये हमारा ऑप्शन सही है। पाई इजकल टू RT गलत है, ये पाई C नहीं, ये भी गलत है, ये पाई CT ऊपर चला गया, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? चौथा, जो हम इसके हिसाब से बातचीत करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कि ढेर सारे आते हैं और मिलेंगे भी। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ गए नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमारी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज किया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए बच्चों तो समझ लीजिए कि आप लोग का बल्ले बल्ले। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी है। क्या है? इस टाइप के कोशिश ये करिए, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो फिर बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी समस्या आती है कि उनको न्यूमेरिकल वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। एनीवे, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा वो 100% मैच करेगा।
और यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहां थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती है। अब यहाँ जल है, ग्लूकोज यदि काम कर लेते हैं क्या दिक्कत है, यहाँ विलेय ले लेते हैं, यहाँ विलायक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ विलेन बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब विलेय जो है ग्लूकोज है, यहाँ C6H12O6 है, विलायक जो है जल है, क्या बात है, यहाँ भार लिख लेते हैं, भार किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, यहाँ 90 ग्राम दिया हुआ है, ये 1.8 दिया है। एक काम करते हैं अणु भार निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे देखते हैं, ये 180 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। मोल प्रभाज की जरूरत है, किसकी, तो अणुभार की जरूरत पड़ेगी तो मोल की भी जरूरत पड़ेगी, किसकी, तो मोल कितना हो गया इसका, मान लेते हैं कि ये N1 हो गया, 1.8/180 बराबर कितना होगा, 10.01 आना चाहिए। वैसे हम लोग चेक करेंगे कैलकुलेटर से, ऐसा नहीं कि मतलब मान ही लेंगे, कहीं गलत हो गया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, फिर आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस सर आपका डगमगा रहा है। नहीं, एक संतुष्टि होना जरूरी है, इसलिए बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरी गलती थोड़ी सी होगी, इधर उधर होगा, चलेगा, मैं फिर उसको अगले वीडियो में मैं क्लियर कर लूंगा, इधर कर लूंगा, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर कटने वाला है और मेरी कोशिश है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पर आ गया आपका कितना, N1 और ये हो गया N2, यहाँ लिख लेते हैं कुल मोल, और आप जानते हैं पहले से कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज होता है कितना विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, यानी कि रेशियो बिटवीन one component of the solution and total mole of the solution is known as mole fraction। ये ऑलरेडी आपको पता है। अब हमने क्या किया, कुल मोल भी निकाल लिया। अब समस्या ये है कि ये क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहा है, ग्लूकोज का पूछ रहा है। एक काम करते हैं, ये चाय लिखते हैं और यहाँ C6H12O6। तो ग्लूकोज का दिया कितना है मोल, यहाँ दिया है कितना है, 10.01। कुल मोल कितना है 5.01, भाग दिया जी। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई, तो एक काम करते हैं कैलकुलेटर का यूज कर ही लेते हैं और आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेंगे। एक प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर, कहाँ पर प्रॉब्लम थी, 1.8 डिवाइडेड बाय कितना था 180, यहाँ देखिए 0.01 आया, ये 100% क्लियर हो गया। अब हमारी समस्या ये है 0.01 डिवाइडेड बाय 5.01 और ये आ गया हमारा कितना 0.00199 समथिंग समथिंग, क्लियर है। अब ये ऑप्शन कहाँ है, 0.00, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है, ये 3 जीरो है, ये 2 जीरो, ये नहीं है, क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसी टाइप से यदि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों को करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसिंग होगा इधर से उधर डेसिमल में, तो आप लोगों ने देखा कि तुरंत जो है ऑप्शन ही बदल जा रहा है, 1 जीरो है तो कुछ और हो गया, 2 जीरो है तो कुछ और, इसलिए इस बात को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि डेसिमल हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है, क्या बात है। और मैं बात करूं, मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले 10-15 सालों के जो क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और उन क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, इसके जैसे या ये या इसके जैसे तो आएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि समान ताप पर किन विलयों के युग्म विलियनों के होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिसिंग है, विलियनों नोट करते चलिएगा, यदि आप नोट कर रहे हैं तो कुछ मिसिंग भी है, उसको भी देखेंगे। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी,
समपरासारी का मतलब क्या होता है? कणों की संख्या बराबर हो, परासरण दाब बराबर हो। यदि परासरण दाब बराबर है तो श्योर है कि कणों की संख्या बराबर होगी। अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया, फिर से सुनते हैं। यदि परासरण दाब बराबर है, 2 बिलियन है, 3 बिलियन है, 4 बिलियन है, जितने भी हैं, और बराबर है, सब मतलब बराबर है, तो क्यों बराबर होंगे? सोच सकते हैं ना, कणों की संख्या बराबर होगी, या आयनों की संख्या बराबर होगी, या मोलों की संख्या बराबर होगी। सीधे सीधे कणों की संख्या, सारी बातें किस पे आके? कणों पर। तो कणों की संख्या बराबर हमें ढूंढना होगा कि कणों की संख्या किसमें है। एक तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि सब में ये इक्वल नंबर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। अब दोनों में, यहाँ तो सबसे पहले मोलारिटी जो है चेंज है, तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे पहले तो यही गलत हो गया। यहाँ पे NaCl है और ये कणों की संख्या 2 हो गई, यहाँ 2 और 1 3, ये गलत हो गया। यूरिया 1 होता है, NH2CO NH2, यहाँ 2 हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ऑलरेडी मैंने गलत कर रखा है, इसका मतलब ये सही है। फिर आपका सवाल बनता है, ये सही है तो क्यों है, ये जानना जरूरी है। हो सकता है इसकी जगह पे दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, क्या करेंगे? चलिए, यहाँ पे Ca जब इसको तोड़ेंगे तो Ca प्लस प्लस होगा। अब प्लस कितना होगा? NO3 माइनस हो गया, यहाँ हो गया 2, क्योंकि ये 2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया ना, यहाँ पर माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 आयंस दिख रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो 1 और 1 2 3 हो रहे हैं। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 है और ये 1 है, कितना दिख रहा है? 3 है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी हमें 3 दिख रहा है, तो कणों की संख्या तो बराबर हो गई ना, मोलों की संख्या तो बराबर हो गई। और जब बराबर हो गया तो इसी को तो हम क्या कहते हैं? समपारासारी विलयन कहते हैं। समपारासारी में कम से कम 2 विलयन चाहिए, और दोनों विलयनों के परासरण दाब बराबर। परासरण दाब बराबर कब होंगे? जब उनके कणों की संख्या क्या होगी? बराबर। एनीवे, ये हमारा ऑप्शन जो है चौथा सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया बालक? आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा जाए 20वां क्वेश्चन क्या है। अब 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विलयन के ताप पर निर्भर करता है। मान लीजिए मैंने ताप बढ़ा दिया, क्या बढ़ेगा? सीधी सी बात समझो बच्चों, गर्मी का मौसम है, कैसे सोते हो? ऐसे आराम से सोते हो। अब जरा सोच के देखो कि ठंडे का मौसम आता है, कैसे सोते? सिकुड़ के सोते। तापमान बढ़ रहा है, आप फैल रहे हैं। ये नहीं कि पहले जैसे थे वैसे नहीं, बिल्कुल है, लेकिन एक थोड़ा सा टेम्परेचर की बात करेंगे। तो तापमान में बढ़ने से क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कणों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। 100 है तो 100 ही रहेंगे, लेकिन आयतन बढ़ेगा। अब समस्या ये है कि जब हम बात करेंगे, आयतन आएगा किसमें? इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, मोललता होता है। और मोललता में जो बात आती है वो विलय की बात आती है, और विलायक की बात आती है, और विलायक के भार की बात आती है। तो भार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब समस्या है मोलरता। अब इसकी मोलरता बराबर देखे होंगे, ये होता है मोल बटा आयतन। और आयतन जो है बढ़ गया, क्या हो गया? आयतन जो है बढ़ गया तो मोलरता क्या होगा? कम होगा। और आयतन घट गया तो मोलरता बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है? उल्टा संबंध है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कर लेते हैं। यानी कि ताप बढ़ेगा तो प्रॉब्लम देगा, और प्रॉब्लम कहाँ है? बी के साथ है। ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जब डिस्टर्ब होगा ना तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, श्योर डिस्टर्ब करेगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? मोलरता। इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके लिए आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस करिए, कुछ ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढिए, तो फिर बात बनेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
देखा जाए किस टाइप का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। मैंने एक ही सन लिखा हुआ है यहाँ पे, 2021 जीबी कोड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन, सबसे पहला 1 मोलल जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। क्या है ये जानना जरूरी है। 1 मोलल जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, एक मोल विलेय, ठीक है, एक किलोग्राम विलायक में मिला है या घुला है। क्या है, घुला है, इसका मतलब ये। और ये लाइन बहुत कुछ बयां कर रहा है। कैसे, यहां पर विलेय हो गया, यहां क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक। अब यहां विलेय जो है 1 मोल है, ये 1 केजी है, मतलब 1000 ग्राम। पता ये भी लगाना पड़ेगा कि विलेय कौन है। इस क्वेश्चन से नहीं पता चल पा रहा है कि वो पदार्थ जो है किसका, विलेय का नहीं है। मान लेते हैं ए है, ठीक है। यहां जलीय की बात कर रहा है, ये H2O। कभी कभी क्वेश्चन में जल भी हटा देता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों में मान लीजिएगा कि वो जल है। जब नहीं दिया तो क्या करेंगे, लेकिन यहां दे रखा है पहले से। क्लियर हो गया। अब यहां हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं किसका, 1000। जल का जो अणुभार होता है 18 होता है, और कई बार हमने भाग दे करके देखा है 55.55 ही आता है। यहां निकालते हैं कुल मोल कितना हो गया, 1 अधन 55.55, जोड़ेंगे तो आएगा 56.55। अब समस्या ये है कि हमें जो मोल अंश निकालना है वो निकालना किसका, विलेय का। देखिए साफ लिखा है। अब समस्या कभी कभी आती है कि मोल प्रभाज की गणना करिए, तो वहां पे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर ये मैच कराना पड़ेगा कि विलेय का मोल प्रभाज का ऑप्शन दिया है कि विलायक का दिया है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। हमें निकालना है किसका, विलेय का। और विलेय कौन है, ए है। यहाँ लिख लिए ए, इसका मोल 1 है, दिया हुआ ऑलरेडी पहले से ही दिया रखा 1 है, और बटा में हो गया 56.55। अब थोड़ा सा डिवाइडेशन जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से तुरंत जो है एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दे रखा है, बड़ा कमाल का ये ऑप्शन है 1/, ताकि हम लोग थोड़ा सा फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ हो गया 0.0176 समथिंग। इस टाइप का कोई ऑप्शन एक, ये गलत है। ये 1.8, ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। यहाँ पर 0.0 दे रखा है, ये गलत है। ये ऑप्शन सही है, बचा है भाई। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं ना, 0.01 और 6 है, तो इसको राउंड फिगर में हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, चौथा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी ढेर सारे हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, और ढेर सारे क्वेश्चन और